बच्चों, मेरा नाम है हेमंत सिंह और एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सक्षम सक्सेस एकेडमी में। आइए आज हम लोग पर्टिकुलर कुछ क्लास 11th की बात करेंगे। जो भी स्टूडेंट क्लास 11th में हो, क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हो, नहीं, आज हम लोग एटम के बारे में बात करेंगे। अर्थात आप किसी क्लास में पढ़ते हो, अगर केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो फंडामेंटल एक बेसिक ज़रूरी है ना कि एक एटम के बारे में सही जानकारी लें और एक पैटर्न की जानकारी लें, जिससे आपका जो इमेज है एटम के बारे में वो सही से बने। तो आज हम लोग पर्टिकुलर उसी के बारे में बात करेंगे। चलिएगा देखते हैं, एक एक चीज़ देखेंगे। हम वही बात करेंगे जो आपने शायद 9th में पढ़ा होगा, जो आपने शायद 10th में पढ़ा होगा, वही सारी चीज़ें बात करेंगे। क्लास 7th में, क्लास 8th में कहीं ना कहीं एटम पढ़ाया ही जाता है, लेकिन शायद अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे। नहीं, शायद क्लास 11th में वो बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता हो वो भी कुछ ना कुछ जानने लगे। इस नाते हम लोग बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने का काम करेंगे। याद रखिएगा, जो भी डिस्कशन करेंगे दैट इज़ आएगा कहाँ पर, ये कम इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएगा। चलिए देखिएगा, ये एटम का मैंने एक छोटा सा डिफिनीसन आपके सामने लिखा है। फिलहाल में एटम के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, फिर हम लोग डिफिनीसन पढ़ेंगे। देखिएगा, शुरुआती दौर पर एटम के बारे में एक बात कही जाती थी। कहा जाता था कि एटम छोटा पार्टिकल होता है, अर्थात वो सबसे छोटा पार्टिकल जिसको डिवाइड ही नहीं किया जा सकता। डाल्टन ने बात बोली थी ना। लेकिन आप जानते हैं कि आज मॉडर्न साइंस अलग बात कहती है कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है, क्योंकि पुराने समय में एटम शब्द दे दिया गया था, तो आज भी एटम शब्द ही है। और एटम शब्द का मतलब जो होता है, क्या होता है? एटम शब्द एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है, जो ग्रीक वर्ड होता है वो एटोमॉस होता है, और इस एटोमॉस का मतलब होता है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल अर्थात ग्रीक एक भाषा है, उस ग्रीक भाषा से ग्रीक वर्ड लिया गया एटोमॉस, और उस एटोमॉस शब्द का मतलब होता है इनडिविजिबल, और इसी एटोमॉस से डिराइव किया गया है हमारा एटम। ए पर का मतलब एक से समझ लीजिए, ए का मतलब नॉट होता है, और टॉमॉस शब्द जो आता है वो अनकटेबल बोल सकते हैं, या फिर कटेबल शब्द का यूज कर सकते हैं, अर्थात साफ लिखा पड़ा नॉट कटेबल, काटा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। नहीं, तो एक सिंपल सी बात ये हो गई। दूसरी बात मैं आपके सामने यह करूं तो मैं आपसे कहूँगा कि एटम जो होता है, आप जानते होंगे, हम लोग अलग अलग क्लासों में इसको पढ़ते हुए आए हैं। कैसे पढ़े थे हम लोगों ने यह इस तरह से पढ़ा था कि एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर बोल दीजिए, ऑब्जेक्ट बोल दीजिए, सब्सटेंस बोल दीजिए, नहीं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल और मैटर या फिर ऑब्जेक्ट। एक एटम जो होता है हमारा किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, या फिर ये बोल लें कि मैटर जिन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, उसकी बुनियादी जो चीज़ होती है वो होती है एटम। जैसे मैं आपको कहूँ, आपका ये पर्टिकुलर शरीर है, हमें छोटे क्लासों में बात पढ़ाई जाती है कि हमारी बॉडी जो है छोटे छोटे सेल से मिलकर के बनी होती है। जब छोटे छोटे सेल्स आपस में n नंबर में क्या करते हैं, कंबाइंड करते हैं, तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। उसी तरीके से हम यहाँ भी बात कर रहे हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर मैटर होता है वो पर्टिकुलर किससे बना होता है? एटम से मिलकर के बना होता है। तो हमारा जो मैटर है वो एटम से मिलकर के बना है, अर्थात हम जब n नंबर में एटम को क्या कर देंगे, n नंबर में एटम को कंबाइंड कर देंगे, तब जा कर के हमारा बनेगा इस तरीके से मैटर। इसका मतलब बहुत सारे एक जैसे या बहुत सारे अलग अलग एटम आपस में कंबाइंड करते हैं तो दे फॉर्म द मैटर। जैसे किसी को अगर ये भी बात ना समझ में आती हो तो इस तरीके से समझे कि अगर घर बना हो, किसी को नहीं समझ में आता, वो पहली बार कहीं देखा ही नहीं कि घर कैसे बनता है, तो आप एक काम करें, उससे कहें कि घर को तोड़ो, और घर के तोड़ने पर जो भी बुनियादी चीज़ निकलेगी अर्थात उसी से घर बना है। अर्थात आप कह सकते हैं कि घर को तोड़ा जाए तो ईंट निकलेगा, नहीं, तो बुनियादी किससे बना? ईंट से बना, और ईंटों को जोड़ा गया सीमेंट के बीच में। उसी तरीके से एटम और एटम आपस में जुड़ेंगे बॉन्ड के जरिए से ना। वहाँ सीमेंट है, यहाँ पर क्या होंगे? बॉन्ड होंगे, और दो ईंट का काम कौन करेगा? एटम करेगा, और आपस में क्या बनेगा? हमारा मैटर बनेगा, बिल्कुल हमारे बॉडी की तरह। नहीं, तो एटम आपस में कंबाइंड होते हैं, दे फॉर्म द मैटर। अब सवाल ये उठता है कि मैटर बोला जाए, ऑब्जेक्ट बोला जाए, सब्सटेंस बोला जाए, आप कुछ भी बोल लीजिए, नहीं, अपने चारों तरफ किसी भी प्रकार का सब्सटेंस हो, चाहे ये मार्कर हो, चाहे आप जिस मोबाइल में अंदर ये देख रहे हैं वीडियो वो हो, चाहे आपके पास जो कुर्सी, चेयर, टेबल जो कुछ भी रखी हो, दैट इज़ द मैटर। मैटर कोई भी चीज़ जिसके पास मास होता है, स्पेस होता है, या फिर कोई भी चीज़ जिसको आप महसूस कर सकते हैं, अपने सेंस ऑर्गन से महसूस कर सकते हैं, दैट इज़ द मैटर। नहीं,
देखिएगा तो इसी तरीके से अगर मैं एक मैटर के बारे में बात करूं, एक मैटर के बारे में उदाहरण लेके बात करूं आपको समझाने के लिए, तो मान लीजिए हमारा एक आयरन रॉड है, आयरन नेल ले लीजिए या फिर आयरन रॉड ले लीजिए, आयरन रॉड ले लेते हैं हम लोग। आयरन रॉड, बताइए आयरन रॉड किससे बना, मिलकर के बना होगा? आयरन एटम से मिलकर के बना होगा। आयरन एटम जब n नंबर में कंबाइंड किए होंगे तो क्या बना होगा? आयरन रॉड का फॉर्मेशन हुआ होगा। देखिएगा आयरन एटम का अगर रिप्रेजेंटेशन आप करते हैं तो दैट इज ए आयरन एटम, Fe नहीं, आयरन एटम है हमारा, आयरन एलिमेंट भी बोल सकते हैं इसको। अर्थात इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे? कंबाइंड करेंगे। बहुत सारे आयरन एटम आपस में एक रेगुलर पैटर्न पर, एक रेगुलर 3 डायमेंशनल पैटर्न पर आपस में कंबाइंड हुए होंगे तो बना होगा आयरन रॉड। और इस आयरन रॉड के अंदर सभी जगह क्या होगा? आयरन आयरन, इस तरीके से Fe का क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन होगा। Fe आपस में इस तरीके से अरेंज्ड होंगे। एक आयरन दूसरे आयरन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए से जुड़ा हुआ है। एक आयरन अगर चाहे इस रॉड से निकलना तो बिल्कुल भी नहीं निकल सकता, नहीं, क्योंकि दो आयरन एटम आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। अर्थात इस आयरन और इस आयरन एटम के बीच में बात की जाए तो यहाँ पर बॉन्ड प्रेजेंट है। अलग बात है जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो इसी बॉन्ड को बोला जाएगा कि आयरन और आयरन के बीच में बॉन्ड है, सोडियम सोडियम के बीच में बॉन्ड है, पोटेशियम पोटेशियम बीच के बॉन्ड है, मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड है। अर्थात उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर हमारा आयरन एटम एक बोला हम लोगों ने, आपस में कंबाइंड हुए आयरन रॉड बनाने का काम किया, या इसी को आप आयरन एलिमेंट भी बोल सकते हैं। आयरन एलिमेंट कैसे बोल सकते हैं? एलिमेंट कोई भी वो चीज़ जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बना हो, दैट इज़ अ एलिमेंट। तो इसी को आप आयरन एलिमेंट बोल सकते हैं जो कई सारे एटम से मिलकर के बना हुआ है और वो भी सेम प्रकार के एटम से मिलकर के बना हुआ है। इस नाते इसको आयरन एलिमेंट, आयरन रॉड और इसी तरीके से आयरन नेल का भी क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा, नहीं। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर या फिर ऑब्जेक्ट, या फिर मैं एक बोल दूं एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एवरीथिंग। कोई भी चीज़ हो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा। आइए इसी तरीके से कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स इसका देखते हैं। देखिए बच्चों एटम के नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझने का काम करते हैं। पहला आप लोगों ने पढ़ा एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर ऑब्जेक्ट सब्सटेंस एवरीथिंग ना। दूसरी चीज़ देखिएगा एटम हमारा जो होता है, अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें कि एटम शकल सूरत में देखने पर कैसा नज़र आता होगा, किसी ने देखा तो है नहीं। अर्थात इतने छोटे पार्टिकल होते हैं, दिखाई नहीं देते ना। अर्थात आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या हैवी माइक्रोस्कोप से भी देखने का काम करें तो ये जल्दी दिखाई नहीं देते। एटम पर्टिकुलर पार्ट छोटे छोटे होते हैं। तो इस पर्टिकुलर पोर्शन पर हमारा जो स्ट्रक्चर व्यू निकल के आता है, ठीक है, डिस्कवरी के हिसाब से जो स्ट्रक्चरल व्यू निकल करके आता है वो हमारा एटम जो होता है स्पेरिकल होता है। स्पेरिकल इन शेप, तो बोल सकते हैं एटम इज स्पेरिकल इन शेप। एटम हमारा स्पेरिकल इन शेप का होता है। अर्थात स्पेरिकल इनसे बोल सकते हैं जैसे हम जब भी एटम का फॉर्मेशन करते हैं तो बीच में कुछ बनाते हैं, बात करेंगे अभी नहीं, और उसके चारों तरफ कुछ इस तरीके से गोला खींचने का काम करते हैं, सर्कुलर पथ बनाने का काम करते हैं। कभी भी आपने किसी को ऐसे एटम बनाते हुए नहीं देखा होगा, नहीं। अर्थात ऐसे क्यों नहीं बनाते होगा, देखा होगा क्योंकि एटम इज स्पेरिकल इन शेप होता है। इस नाते ऐसा है। क्यों स्पेरिकल होता है बाद में बात करेंगे, जब हम लोग थोड़ा अरेंजमेंट देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन होते हैं तो हम ये भी बात करेंगे कि आखिर में स्पेरिकल दिखता ही क्यों, ज़रूरत ही क्यों उसको स्पेरिकल दिखने की, नहीं। तो स्पेरिकल इन शेप का होता है। इसी तरीके से जब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें हम लोग कि एटम को अगर आप इस तरीके से फाइंड आउट करें एटमॉस्फेयर के अंदर, अर्थात एटमॉस्फेयर के अंदर कभी भी आपको फ्री फॉर्म में एटम ऑब्टेन नहीं होगा। अर्थात कह सकते हैं एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म। आप फ्री फॉर्म को किताबें आइसोलेट फॉर्म भी लिखती हैं, आइसोलेटेड फॉर्म। तो कभी भी एटम को आप फ्री फॉर्म में ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। अर्थात लिखा मैंने एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म। अब सोचिएगा एटम अगर फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप हाइड्रोजन को खोजें एटमॉस्फेयर के अंदर, तो हाइड्रोजन कभी भी एटमॉस्फेयर के अंदर आपको H फॉर्म में नहीं मिलेगा। अर्थात किस फॉर्म में मिलेगा, हाइड्रोजन गैस आपको H2 के फॉर्म में मिलेगा। साफ नज़र आ रहा है ना, जैसे नज़र आता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में, दो हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइंड हुए होंगे तब जाकर के एक जैसे एटम आपस में कंबाइंड होने के बाद आपका ये मॉलिक्यूल बना होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना होगा। अर्थात कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म हाइड्रोजन का सिंगल H है।
फ्री फॉर्म हाइड्रोजन का सिंगल एच है, लेकिन फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? एस्टोमिक फॉर्म में। इसी तरीके से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड होते हैं, क्या बनाते हैं? O2 के फॉर्म में। नाइट्रोजन किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से ये पर्टिकुलर हमारा आयरन नहीं, आयरन भी हमारा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आयरन कंबाइंड फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है समझिएगा। जब भी आयरन आप लिखा हुआ देखेंगे किताबों के अंदर, तो आयरन के नीचे सॉलिड लिख दिया जाता है। और आयरन के नीचे सॉलिड लिखने का मतलब है सॉलिड रॉड की बात कर रहे हैं, जो पीछे हम लोग अभी डायग्राम बनाए थे, जिसके अंदर Fe एटम Fe एटम Fe एटम आपस में कंबाइंड है। अगर Fe एटम आपस में कंबाइंड है तो दो या दो से अधिक एटम आपस में जुड़े हुए हैं, नहीं अलग तो नहीं है, फ्री तो नहीं ना है, फ्री बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। सवाल अब ये उठता है कि भाई फ्री फॉर्म में पाए क्यों नहीं जाते? तो फ्री फॉर्म में देखिएगा क्यों नहीं पाए जाते, समझने का काम करते हैं। एक बात है कि ये हाइड्रोजन एटम या सिंगल हाइड्रोजन एटम को कहा जाता है, इसकी एनर्जी जो होती है ज़्यादा होती है, इसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। अर्थात जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा तो रिएक्टिविटी ज़्यादा। और हिसाब से अगर किसी की एनर्जी ज़्यादा है और रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। अर्थात इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो कम होती है। और कोई भी चीज़, आपका कोई भी चीज़ इस संसार के अंदर एक ही की तरफ जाना चाहता है, वो संघर्ष करना चाहता है, तो एक चीज़ की तरफ कि वो स्टेबल हो जाए। हम पढ़ भी रहे हैं तो इस नाते क्योंकि हम आगे की तरफ जा करके क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। नहीं तो कोई भी चीज़ स्टेबिलिटी को एक्वायर करना चाहता है। तो हाइड्रोजन एटम और सिंगल हाइड्रोजन एटम दैट इज अनस्टेबल इन नेचर, इसका उनकी स्टेबिलिटी कम होती है, रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। इस नाते रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से दो हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, जिससे उनकी स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी? बढ़ जाने का काम करेगी। इसका मतलब अगर यही सिचुएशन इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के ऊपर लगा कर देखें तो यहाँ इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर इसकी एनर्जी इसके कंपेयर क्या होगी? कम होगी। रिएक्टिविटी क्या होगी? इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। और स्टेबिलिटी क्या होगी? स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी। नहीं, इस तरीके से जैसे हम लोग पर्टिकुलर अपने समाज में भी देखते हैं, किसी के पास अगर ज़्यादा पैसा आ जाए, एक जगह नहीं बैठता ना, कभी ये सामान खरीदने निकलेगा, कभी वो सामान खरीदने निकलेगा। अर्थात वो रिएक्टिव रहेगा, एक जगह बैठा नहीं रहेगा, ढूंढेगा इधर उधर। अब एक जगह नहीं बैठा रहेगा तो स्टेबल भी नहीं है, उसकी स्टेबिलिटी भी कम है ना। लेकिन हो सकता है कि अगर जो चाहता हो वो उसको मिल जाए तो उस समय उसकी एनर्जी भी खत्म हो जाए। अर्थात का खरीदने के बाद उसके पैसे कम हो जाएं तो उसकी एनर्जी भी कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, और घर में एक जगह बैठा रहेगा। अर्थात सबको नजर आएगा ये तो अपने घर में ही रहता है ना, स्टेबल रहता है, इधर उधर घूमता नहीं। तो इस नाते ऐसी बात कही जाती है। अर्थात ये जो रिलेशन है हम लोग बार बार यूज करेंगे। तो बार बार जब यूज करेंगे तो इस रिलेशन को याद रखते हैं कि हमारी जो एनर्जी होती है, अर्थात एटम की, मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है, वो रिएक्टिविटी, ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अर्थात एनर्जी ज़्यादा तो रिएक्टिविटी भी ज़्यादा, रिएक्टिविटी भी ज़्यादा। और स्टेबिलिटी के क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हम लोगों ने एक रिलेशन बनाया, किसी की एनर्जी ज़्यादा तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम, किसी की एनर्जी कम तो उसकी रिएक्टिविटी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो इस तरीके से क्या बनाएंगे? रिलेशन बनाने का काम करेंगे। तो मैं कंक्लूड करता हूँ टॉपिक को। आपका एटम स्फेरिकल इन शेप का होता है, क्यों होता है देखेंगे बात के अंदर। और यहाँ पर एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म, आइसोलेट फॉर्म, अकेले नहीं घूम सकता, किसी न किसी को साथ लेना पड़ेगा। जैसे H2 के फॉर्म में, O2 के फॉर्म में, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में, सल्फर S8 के फॉर्म में घूमता है, फास्फोरस P4 के फॉर्म में पाया जाता है ना। आयरन एटम ले लीजिए, सोडियम एटम ले लीजिए, सभी आपस में क्या होते हैं? कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप अपने घर के अंदर एल्युमिनियम देखते हैं तो एल्युमिनियम एटम आपस में क्या होते हैं? कंबाइंड होते हैं। कॉपर देखते हैं तो कॉपर एटम भी आपस में क्या होते हैं? कंबाइंड होते हैं। कॉपर का वायर है, कॉपर के एटम एक दूसरे से क्या होंगे? कंबाइंड। अर्थात मेरे कहने का मतलब आइसोलेट फॉर्म में नहीं घूमेंगे। कंबाइंड होने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की आवश्यकता होती है, बॉन्ड की आवश्यकता होती है। कौन सा, किस में बॉन्ड होता है? कोवलेंट किस में है, आयनिक किस में है, मेटेलिक किस में है, कोऑर्डिनेट किस में है, हाइड्रोजन किस में है, ये सभी बात की बात है। लेकिन कंबाइंड होते हैं, आइसोलेट फॉर्म में पर्टिकुलर नहीं रहते। नहीं, आइए कुछ और भी बातें करते हैं इसके। चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर पोर्शन में कि अगर हमने ये बात बोल दी कि एटम हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्फेरिकल इन शेप का होता है, कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म, तो हमारी नेक्स्ट बात कुछ इस तरीके से आती है कि हमारा जो पर्टिकुलर एटम होता है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का काम करता है। अर्थात बड़े से बड़े कंपाउंड आप ले लीजिए, नहीं कंपाउंड ले लीजिए, मॉलिक्यूल ले लीजिए, कहीं ना कहीं उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होगी, छोटी यूनिट होगी, वो कौन सी होगी? एटम।
एक कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके अगर तीसरा कंपाउंड बनाता है तो पहले उन दोनों कंपाउंड को तोड़ना पड़ेगा, और जब दोनों कंपाउंड अगर टूटेंगे तो किस में टूटेंगे? पहले एटम में। इसका मतलब एटम और एटम आपस में क्या करेंगे? कंबाइंड करेंगे, तब जाकर के एक नया कंपाउंड बनेगा। नहीं, ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है, इन दोनों का रिएक्शन अगर आप तीसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं तो पहले इस मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ेगा। एटम का कम्बिनेशन मॉलिक्यूल बनाने का काम करता है। नहीं, अब ये मॉलिक्यूल टूटेगा तो एटम बनेंगे, और वही एटम आपस में कंबाइंड होंगे तो क्या बनेगा? कोई नया कंपाउंड बनने का काम करेगा, नया मॉलिक्यूल बनने का काम करेगा। इसका मतलब बेसिक स्तर पर किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते समय वो रिएक्शन जो होती है किनके बीच में होती है? अलग अलग एटम्स के बीच में होती है। नहीं, तब जाकर के एक नया कंपाउंड बनता है। अर्थात यही बात देखिए लिखी गई है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, ये तो हम लोगों ने पढ़ा, दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में यही पार्टिसिपेट करता है, एंड डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। क्या मतलब इसका? अपनी पहचान को खोने नहीं देता। पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन अपनी पहचान को खोने नहीं देता। हम इंसान बहुत जल्दी अपनी पहचान को खो देते हैं ना। पहले गरीब है तो गरीब की तरह बिहेव करेंगे, और जैसे ही अमीर बन गए एटीट्यूड आ जाता है। नहीं, लेकिन ऐसा केमिस्ट्री के अंदर नहीं होता, ये पूरी तरीके से रियल होते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं, यहाँ हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे हमने एक ऑक्सीजन एटम ले लिया, और आपस में अगर आपने कंबाइंड किया तो क्या बनाने का काम करेगा? वाटर बनाने का काम करेगा। अगर आप इसको रिएक्टेंट मानते हो और इसको प्रोडक्ट मानते हो तो यहाँ पर भी देखेंगे कि दो नेसेंट हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन आपस में कंबाइंड हुआ, एक ऑक्सीजन, आधा ऑक्सीजन लिखने का मतलब क्या है? एक ऑक्सीजन यहाँ पर, तो ये हमारा यहाँ पर पर्टिकुलर एक ऑक्सीजन कंबाइंड होगा, 10 नहीं है, एक ऑक्सीजन। और यहाँ पर भी आप देखें तो दो हाइड्रोजन होगा और प्लस का किससे बना? एक ऑक्सीजन। अर्थात देखिएगा ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पर हाइड्रोजन पर्टिकुलर ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर के क्या बनाया? H2O। तो ऐसा नहीं हुआ कि हाइड्रोजन अपनी पहचान को खो दिया और हाइड्रोजन को लगा कि मैं नाइट्रोजन की फैमिली में जाना चाहता हूँ तो वो N2 बना ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और अपने नंबर के फॉर्म में बोल लीजिए पहचान नहीं खोने देता, जितने नंबर यहाँ पर हैं उतने ही नंबर यहाँ पर हैं, या फिर अपने उस स्पेशल कैरेक्टर के ऊपर कि H इज़ द रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर भी H उसका क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। तो डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन नंबर फॉर्म इन देयर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म। नहीं, अच्छा एक बात याद रखिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी यहाँ पर है वही हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी यहाँ पर है। आप देखिए ना, यहाँ पे ये गैस है, यहाँ पे ये गैस है, ये तो लिक्विड है, प्रॉपर्टी तो सीधे बदल गई ना। कहने का यह मतलब है कि कंपाउंड जो बना हमारा प्रोडक्ट, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी, अर्थात रिएक्टेंट में दोनों एटम की प्रॉपर्टी अलग अलग है, वाटर की प्रॉपर्टी अलग अलग है। अर्थात अपनी आइडेंटिटी लूज़ होने का नाम मतलब कि अपने नंबर्स को इधर उधर नहीं होने देते हैं, और अपना जो पर्टिकुलर ये स्पेसिफिक नोटेशन है वो चेंज नहीं होने देते हैं। नहीं, डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। तो ये बात लिखी गई है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन एंड डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। ये सिंपल सा हमारा एटम का एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। नहीं, आइए कुछ और बारे में बात करते हैं। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट पोर्शन हम लोग देखने का काम करते हैं कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पुराने समय में बात बोली जाती थी कि एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन हम जानते हैं आज हम लोग डिवाइड करके उसको पढ़ते हैं, अर्थात एटम इज डिविजिबल। नहीं, तो अगर आप एटम को डिवाइड करें, ये हमारा एटम है, एटम को अगर आप डिवाइड करते हैं तो एटम के 3 सब पार्टिकल मिलेंगे, 3 सब पार्टिकल्स। तो एटम जब भी डिवाइड होता है तो दे फॉर्म 3 सब पार्टिकल, अर्थात 3 सब पार्टिकल में हमारा निगेटिवली चार्ज कौन आ जाता है? इलेक्ट्रॉन आ जाता है। पॉजिटिवली चार्ज कौन आ जाता है? प्रोटॉन आ जाता है। और जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं वो कौन होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। तो दिस इज द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सब एटॉमिक का मतलब एटम के अंदर भी रहने वाले नहीं ऐसे पार्टिकल। यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, आप बार बार पढ़ते हुए आए होंगे, ये निगेटिवली चार्ज होता है, और ये कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? तो हम लोग लिख सकते हैं नो चार्ज, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता। नहीं, अर्थात जब आप एटम को तोड़ते हैं तो ये बनता है। नहीं, तो आप बोल सकते हैं कि जो एटम का फॉर्मेशन हुआ है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि एटम इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मेड अप ऑफ, नहीं, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब हमको ये देखना होगा कि एटम के अंदर इनका अरेंजमेंट कैसा होता है। देखिएगा तो जिस तरीके से बच्चों एटम के हमारे इस तरीके से 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट हम लोग लिखें न्यूक्लियर पार्ट। देखिएगा तो जब कभी भी आप एटम को बनाने का काम करेंगे तो पहले बीच में इस तरीके से हम लोग प्लस बनाते हैं,
फिर उसके पास इस तरीके से गोल गोल सर्कुलर पथ बनाने का काम करते हैं। जैसे एक रास्ता बना दिया आपने, एक रास्ता इस तरीके से बना दिया, एक रास्ता इस तरीके से बना दिया, नहीं, इस तरीके से हम लोग पर्टिकुलर छोटी छोटी क्लासों के अंदर बनाए थे। हमारा एटम कौन से शेप का होता है? स्फेरिकल शेप। इस नाते ही हम लोग न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल खींचने का काम कर रहे हैं, नहीं। तो ये हमारा जो पर्टिकुलर पार्ट होता है, सबसे पहला पार्ट होता है न्यूक्लियर पार्ट, और ये वाला पार्ट होता है, ये बीच वाला पार्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पार्ट। तो ये हमारा होता है इस तरीके से न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट के अंदर अगर बात किया जाए तो न्यूक्लियर पार्ट कैसा पार्ट होता है? तो हम बोलते हैं सेंट्रल पार्ट होता है। सबसे एटम के बीच के अंदर ये क्या होता है? बीच में ये एडजस्ट होने का काम करता है। और इस सेंट्रल पार्ट में दो लोग रहते हैं, एक तो रहता है प्रोटॉन और दूसरा रहता है न्यूट्रॉन। जैसे लगता है कमरा एक ही है लेकिन रहने वाले दो हैं ना, तो अर्थात इसमें पर्टिकुलर हमारा पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड न्यूट्रल चार्ज, अर्थात कोई भी चार्ज नहीं, कौन सा होता है हमारा? न्यूट्रॉन आर लोकेटेड। इसमें ये दोनों क्या करते हैं? लोकेट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा जो प्रोटॉन इसमें होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली, ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। इस नाते हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होगा और इस पोर्शन के अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा। लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज होता नहीं ना, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है। कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। इस नाते हम इस न्यूक्लियर पार्ट वाले सेगमेंट को प्लस से डिनोट करने का काम करते हैं, क्योंकि ओवरऑल चार्ज प्रोटॉन की वजह से इसके ऊपर क्या आता है? प्लस चार्ज। और इसी को हम लोग न्यूक्लियर पार्ट बोल दीजिए, न्यूक्लियस पार्ट ऑफ द एटम बोल दीजिए। लेकिन अगर आप इसके बाहर की तरफ जाएं, नहीं, जितना भी स्पेस न्यूक्लियस के बाद बचता है वो हमारा बोला जाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, अर्थात न्यूक्लियस के बाद वाला स्पेस, तो दूसरा पार्ट होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। दूसरा पार्ट होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और इस पर्टिकुलर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को कैसे हम लोग डिफाइन करने का काम करेंगे? स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, नहीं, द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। तो जो भी जगह बची है न्यूक्लियस के चारों तरफ, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, वो हमारा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और इसके अंतर्गत सिर्फ एक ही सब एटॉमिक पार्टिकल लोकेट करता है, वो कौन सा होता है? हमारा इलेक्ट्रॉन। तो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ एटम बना होता है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अगर आप एटम को बनाते हैं विच इज स्पेरिकल इन शेप, तो 2 पार्ट में बनाते हैं, एक न्यूक्लियर पार्ट और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट इज द सेंट्रल पार्ट इन विच पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर लोकेटेड, एंड द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन लोकेट करने का काम करता है। और भी कुछ हम लोग बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल में एक चीज़ तो आप जानते ही होंगे ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक ही जगह ठहरे होते हैं। जैसे लगता है कि एक कमरे के अंदर इनको बंद कर दिया गया हो, फिर बाद में खोला ही नहीं जा रहा है, नहीं, अर्थात ये कैसे होते हैं? स्टैटिक होते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, घूमते नहीं। घूमने का काम कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन करेगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पथ में घूमने का काम करता है। तो इसी के बारे में और भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, देखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमता है। आइए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और भी समझते हैं। तो देखिएगा बच्चों, हमारा पर्टिकुलर ये न्यूक्लियस हुआ और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये छोटे छोटे सर्कुलर पथ, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमने का काम करता है, नहीं। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पथ में घूमता है, एक सर्कुलर रास्ते में घूमने का काम करता है। उस रास्ते को पर्टिकुलर हम लोग ऑर्बिट बोलने का काम करते हैं। क्या बोलते हैं उस रास्ते को? ऑर्बिट, या फिर कभी कभी इसको एनर्जी सेल भी बोला जाता है। कभी कभी हम लोग इसको एनर्जी सेल भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ जिस भी पथ में घूमता है, जिस भी रास्ते में घूमता है, उसको ऑर्बिट बोल दीजिए या फिर एनर्जी सेल्स बोल दीजिए, नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस around the nucleus in a certain circular path, called सेल या ऑर्बिट। इसको आप ऑर्बिट बोल सकते हैं या फिर एनर्जी सेल भी बोल सकते हैं। तो देखिएगा क्या लिखा मैंने, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करने का काम करता है, घूमता रहता है, स्टैटिक नहीं रहता ना, एक जगह ठहरा नहीं रहता। इन ए सर्टेन सर्कुलर पथ कॉल्ड ऑर्बिट, या फिर क्या बोला आपने? एनर्जी सेल बोला। देखिएगा थोड़ा सा,
एक बात याद रखिएगा कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से घूमता है, ये मैंने बहुत सारे पथ बना दिए, रास्ते बना दिए। हमें एक बात याद रख के चलनी है कि इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं अगर मान लेता हूँ कि ये हमारा न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से क्या कर रहा है, घूमने का काम कर रहा है, घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरीके से घूमता रहता है। तो हमें ये पर्टिकुलर समझना है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की सड़क नहीं होती, किसी भी प्रकार की योजना से कोई सड़क नहीं बनाई गई होती जिस पे इलेक्ट्रॉन घूमने का काम करता है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही बनाया गया एक रास्ता है। हम लोग समझने के लिए यहाँ पर एक सर्कुलर पथ बना रहे हैं। नहीं, अगर मैं आपको 3D डायमेंशन के हिसाब से दिखाऊं तो ये न्यूक्लियस होगा उसके अंदर और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ इस तरीके से घूम रहा है। बाहर से कोई देख रहा है तो वो देखेगा कि ये इसी रास्ते में घूम रहा है, अर्थात कॉपी पर डायग्राम बना देगा ना कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, अर्थात कोई सड़क पर नहीं घूम रहा है, कोई सड़क नहीं बनी ना, देखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्टेन सर्कुलर पथ। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप किसी चीज़ को सर्कल में घुमाने का काम करते हो तो आप सोचिए, कभी कभी हम लोग जब छोटे थे तो हम रस्सी में पत्थर बांध देते थे और उसको क्या करते थे, घुमाने का काम करते थे, क्योंकि आप जानते हैं रस्सी को आप गोल गोल घुमाते थे तो पत्थर भी उसी के साथ क्या करता था, गोल गोल घूमने का काम करता था। नहीं, इस तरीके से देखिए, आप देखिए इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम तो रहा है, लेकिन शायद इनके बीच में कोई रस्सी नहीं दिख रही हमको। अर्थात हमारा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो बात लिखी है, सर्टेन सर्कुलर पथ, एक निश्चित सर्कुलर पथ में घूमते ही कैसे हैं, क्यों नहीं इनका पर्टिकुलर रेडियस इधर उधर होता है, क्यों एकदम रेडियस सेम होता है, जहाँ से यहाँ पर रेडियस नापेंगे और यहाँ से यहाँ रेडियस नापेंगे बिल्कुल सेम कैसे आएगा, क्योंकि एक सर्टेन सर्कुलर पथ में घूमते हैं। तो कैसे घूमते हैं इस चीज़ को समझना है। कोई भी रस्सी नहीं बांधी गई है और इलेक्ट्रॉन के पास हमारी तरफ कोई दिमाग भी नहीं है कि उसे सर्कुलर पथ में घूमना है, फिर भी वह क्या करता है, घूमता है। तो यहाँ की केमिस्ट्री कुछ इस तरीके से कहती है कि इलेक्ट्रॉन घूमता इस नाते है क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। नहीं, समझिएगा, यहाँ पर पर्टिकुलर मैं थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ इलेक्ट्रॉन को। ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर होगा प्रोटॉन। प्रोटॉन जबकि पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो प्लस और माइनस के बीच में एक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है। नहीं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और इस प्रकार के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पथ में घुमाने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिएगा, सर्कुलर पथ में घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब भी कोई चीज़ गोल गोल घूमती है, फिजिक्स कहती है गोल गोल घूमने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पथ में घूमता है तो ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन, और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यही इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है जिससे वह सर्कुलर पथ में क्या कर सके, घूम सके। तो यहाँ पर ये हमारा क्या सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नहीं, देखिएगा, अगर आप रस्सी में पत्थर को बांध करके घुमाते हो, अचानक में कभी कभी रस्सी से पत्थर अलग हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता कि वो सर्कुलर पथ पे घूम रहा है। नहीं, कहाँ निकल जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। और हम जब रस्सी से घुमाते हैं तो हमें एहसास भी होता है कि ज़्यादा तेज़ से घुमा दिया तो पत्थर कहाँ चला जाएगा, बाहर। इसका मतलब कोई चीज़ अगर सर्कुलर मोशन करती है तो एक फोर्स ऐसा भी होता है जो उसको बाहर की तरफ लेके जाने का काम करता है। अगर इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रहा है, नहीं, तो ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिस एंड दिस, तो इसका मतलब तो ये है कि न्यूक्लियस अगर यहाँ है, इस रेडियस में मूव कर रहा है, तो समय के अनुसार इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पास पास आना चाहिए, ये जो रास्ता है वो घट जाना चाहिए और लास्ट में इलेक्ट्रॉन इसी में चले जाना चाहिए। नहीं, इसके साथ मिल जाना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि जो चीज़ें सर्कुलर मोशन करती हैं उसको बाहर जब मोशन करती हैं तो बाहर की तरफ भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रीपिटल है, लेकिन बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अलग अलग किताबें अलग अलग नाम लेती हैं, नहीं, तो मैं बोलता हूँ इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी किया जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, लेकिन फिलहाल में हमें यहाँ छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित सर्कुलर पथ में इसलिए घूमता है क्योंकि दो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और हमें ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं फिर से लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों की वैल्यू क्या होती है, आपस में बराबर होती है। सोचिए दोनों की वैल्यू अगर आपस में बराबर नहीं होगी, ये ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके चला जाएगा, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को अंदर खींच लेगा अपनी तरफ। लेकिन मैंने कहा कि सर्टेन सर्कुलर पथ में घूमते हैं तो इसका मतलब यह है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में बराबर रही होगी, इसके वजह से ये क्या रहा होगा, एक निश्चित पर क्या कर रहा है, घूम रहा है। नहीं, एक ऑब्जेक्ट को आप उतने ही न्यूटन से धक्का दें अपनी तरफ से और किसी दूसरे इंसान को भी कहें उतने ही न्यूटन से धक्का दें दूसरी तरफ से, तो ऑब्जेक्ट उसी का उसी जगह रह जाएगा। अर्थात जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना फोर्स इधर लगा रहा है। अलग बात है ये अंदर की तरफ खींच रहा है, ये बाहर की तरफ खींच रहा है, अंदर बाहर का फोर्स एक ही है, तो पथ क्या रहेगा, बराबर रहेगा। नहीं, तो इस नाते सर्टेन सर्कुलर पथ में घूमने का काम करते हैं। देखिएगा तो दूसरी बात यह है कि कभी कभी हम लोग इस पर्टिकुलर ऑर्बिट तो बोलते ही हैं सर्कुलर पथ को, कभी कभी हम लोग सेल बोलते हैं, लेकिन इस सेल से पहले एक शब्द लगाते हैं एनर्जी सेल। क्या मतलब है इसका, समझिएगा। एनर्जी सेल का क्या मतलब है, देखिए बात कही जाती है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जिस भी रास्ते के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमने का काम करता है, जिस भी रास्ते के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमने का काम करता है उसको बोलते हैं सेल या ऑर्बिट। और सभी की एनर्जी आपस में होती है फिक्स्ड, सभी की एनर्जी आपस में क्या होती है, बराबर होती है, सभी की एनर्जी फिक्स्ड होती है। इसका मतलब यह इलेक्ट्रॉन जो पर्टिकुलर इस ऑर्बिट के अंदर घूमने का काम कर रहा है इसकी एनर्जी फिक्स्ड है, यह इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिट के अंदर घूमने का काम कर रहा है इसकी एनर्जी आपस में क्या है, फिक्स्ड है। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन को मन किया मैं तो न्यूक्लियस के पास जाना चाहता हूँ तो अचानक उठ के यहाँ से यहाँ चला जाएगा, कुछ ना कुछ इसको जुगाड़ लगाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ जाने के लिए, क्योंकि सभी चीज़ एनर्जी से बाउंड है। मेरे कहने का मतलब समझिएगा, इस सेल के अंदर प्रेजेंट जो एनर्जी है या इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है सेम है, और इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी सेम है, लेकिन इस सेल की एनर्जी और इस सेल की एनर्जी आपस में कैसी है, डिफरेंट है। अगर ये x कैलोरी है तो ये y कैलोरी है तो ये z कैलोरी है। अब कौन सी ज़्यादा है और कौन सी कम है यह देखने का काम करेंगे ना, याद रखिएगा। तो हम लोग कभी कभी इसको एनर्जी सेल भी बोलते हैं, बिकॉज ईच सेल एवरी सेल हैज फिक्स्ड एनर्जी। तो मैंने लिख दिया एवरी सेल हैज फिक्स्ड एनर्जी, एक निश्चित एनर्जी होती है, वैल्यू भी कैलकुलेट करवाई जाती है, बोर एटॉमिक मॉडल में पढ़ेंगे हम लोग। ईच सेल हैज फिक्स्ड एनर्जी, प्रत्येक सेल की एनर्जी कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। देखिएगा इस पर्टिकुलर एनर्जी सेल में जब हम लोग बात करते हैं कि किसकी एनर्जी कम होती है और किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो पर्टिकुलर समझिएगा सेल नियर द न्यूक्लियस, जो भी सेल न्यूक्लियस के पास होते हैं, सेल नियर द न्यूक्लियस, सेल नियर द न्यूक्लियस, जो भी सेल न्यूक्लियस के पास होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। तो मैंने लिख दिया मिनिमम एनर्जी, उनकी एनर्जी कम होती है। लेकिन इसका उल्टा लिख दिया जाए, सेल अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो उनकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, दैट इज मैक्सिमम एनर्जी। उनकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसको हम लोग बोलेंगे कि मैक्सिमम एनर्जी। अगर आपने रिप्रेजेंटेशन देखा, जैसे मैं इसको थोड़ा सा मिटाने का काम करूं और रिप्रेजेंटेशन बनाने का काम करूं, देखिएगा यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर आपने न्यूक्लियस बना दिया और यहाँ पर हम लोग ये सेल बना दिए, इस तरीके से ये सेल बना दीजिए। देखिएगा यहाँ पर हमने न्यूक्लियस बनाया और उसके बाद मैंने ये सेल बना दिया, इस तरीके से ये सेल बना दिया, ये सेल बना दिया, इस तरीके से हमने बना दिया ये सेल। अब हमने ये पढ़ा कि जो सेल नियर द न्यूक्लियस है उसकी एनर्जी कम है और जो सेल अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है उसकी एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। जैसे मैं अगर कहूँ तो इसको कुछ नाम भी दिया जाता है, आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा KL M, और इस तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं, N, K सेल, L सेल, M सेल और क्या बोलते हैं, N सेल। नहीं, और यहाँ पर इस तरह से भी बोल सकते हैं 1 2 3 और क्या बोल सकते हैं, 4 भी बोल सकते हैं, नहीं इस तरीके से। तो देखिएगा जो एनर्जी सेल होता है उसको स्मॉल n से डिनोट किया जाता है, एनर्जी सेल को हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं। और हमारे पास सेल कितने हैं, अगर 4 हैं, K और L M और इस तरीके से N, तो n की वैल्यू अगर देखी जाए तो इसके लिए 1 होती है, n की वैल्यू देखी जाए तो इसके लिए 2 होती है, n की वैल्यू देखी जाए तो इसके लिए कौन सी होती है, 3, n की वैल्यू देखी जाए तो इसके लिए 4 होती है। नहीं,
और यहाँ पर अगर आपने कहना है कि जो सेल नियर द न्यूक्लियस होते हैं उसकी एनर्जी कम होती है, जो बाद में होते हैं उसकी एनर्जी पर्टिकुलर यहाँ ज़्यादा होती है, तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, के सेल की, और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, एन सेल की। अगर आप इसी को अरेंज करने का काम करेंगे ऑर्डर ऑफ एनर्जी में, सेल को ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अगर आप अरेंज करने का काम करेंगे, तो मैंने लिख दिया के एल एम एन, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी एन की, उससे कम एम की, उससे कम एल की, और सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, के की होगी। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दूं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, इस तरह भरते भरते मैंने मान लिया कि लास्ट में ये बाहर की तरफ एक इलेक्ट्रॉन लोकेट करा, कोई एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर है, उसी हिसाब से भर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। तो सोचिए बाहर वाला जो सेल है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, और मैंने आपको अभी बताया कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा। तो इस इलेक्ट्रॉन में और इस इलेक्ट्रॉन में अगर आप एनर्जी का कंपेयर करेंगे तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी अर्थात बाहर वाली एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा है। इस नाते किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब एटम पार्टिसिपेट करता है तो उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं उस केमिकल रिएक्शन में, नहीं अंदर वाले नहीं करते, क्योंकि अंदर वालों की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। लेकिन इसकी एनर्जी ज़्यादा, रिएक्टिविटी ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी कम है। इस नाते किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम पार्टिसिपेट करेगा और उसी एटम के पर्टिकुलर पार्टिसिपेशन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पार्टिसिपेट करने का काम करेगा। नहीं, आइए एक बार और तेजी से हम लोग कंक्लूड कर देते हैं। हमने पढ़ा ऑर्बिट या फिर एनर्जी सेल, इलेक्ट्रॉन जिस भी सर्कुलर पथ में, जिस भी निश्चित सर्कुलर पथ में घूमता है उसको ऑर्बिट या फिर एनर्जी सेल बोलने का काम करते हैं। एक निश्चित में इस नाते घूमता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करता है फिजिक्स के अनुसार। नहीं, इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए, सर्कुलर मोशन करने के लिए लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और बाहर की तरफ लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि दोनों फोर्स आपस में बराबर हो जाते हैं, इसी नाते इलेक्ट्रॉन एक निश्चित सर्कुलर पथ में घूमता है। इलेक्ट्रॉन जिस भी रास्ते के घूमता है वो रास्ता बिल्कुल भी सड़क वगैरह नहीं बनाएगी। नहीं, इलेक्ट्रॉन खुद एक हाइपोथेटिकल रास्ता होता है जिसमें वो क्या करता है, घूमने का काम करता है। यहाँ पर हमने बताया कि पर्टिकुलर सेल को एनर्जी सेल इस नाते बोलते हैं बिकॉज एवरी सेल हैज फिक्स्ड एनर्जी, प्रत्येक सेल की अपनी एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड होती है, और उस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। इस नाते इलेक्ट्रॉन एक सेल से किसी दूसरे सेल में अर्थात लोअर से हायर सेल में या हायर से लोअर सेल में जाने के लिए पर्टिकुलर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब या एनर्जी को लूज करना पड़ेगा। वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे बोर एटॉमिक मॉडल में। नहीं, यहाँ पर के एल एम एन हमने बताया, एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 4, और मैंने कहा सेल विच इज़ नियर द न्यूक्लियस दैट इज मिनिमम एनर्जी। जो सेल न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है उसकी एनर्जी क्या है, हमारी कम है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रोटॉन के ज़्यादा करीब है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंड है, ऐसे नहीं आते ना। और जो सेल अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस दैट इज मैक्सिमम एनर्जी, हमने ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखा कुछ इस तरीके से। आइए आगे की तरफ देखते हैं। तो देखिएगा बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जिस भी रास्ते के अंदर घूमता है दैट इज ए सर्कुलर पथ, नहीं, या फिर उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर पथ को ऑर्बिट बोलते हैं, या फिर आप बोलते हैं उसको एनर्जी सेल। देखिएगा नेक्स्ट पोर्शन लिखा मैंने कि रूल फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन इन ए सेल। किसी भी सेल के अंदर अब इलेक्ट्रॉन की जब आप फिलिंग करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है नहीं, आपने 8th क्लास के अंदर 9th 10th के अंदर आपने एटम बनाया होगा और उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन किया होगा, किसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इस तरीके से। तो वही बात बोली जा रही है कि सेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो कैसे भरा जाता है, कौन सा रूल काम करता है। नहीं, अर्थात जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करते थे तो हम ये बात बोलते थे कि सबसे पहले लोअर एनर्जी सेल में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसके बाद हायर एनर्जी सेल में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। और हमने आपसे कहा कि लोअर एनर्जी सेल कौन सा है, जो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है वो लोअर एनर्जी सेल है, और जो न्यूक्लियस से दूर दूर है वो हायर एनर्जी सेल है। नहीं, अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ पर्टिकुलर सोडियम मेटल का, इसका एटॉमिक नंबर इस तरीके से 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप करेंगे 2 8 कैसे लिखा जाएगा, 1, यहाँ पे 2 8 पर्टिकुलर 10 हो गया, और ये 11 नहीं। अगर आप देखें तो ये हमारा के सेल है, एल सेल है, एम सेल है। नहीं, कितने सेल बनेंगे, 3 सेल बनेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने बनाया, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये इस तरीके से पहला सेल, ये हमारा दूसरा सेल, और ये हमारा कौन सा हो गया, तीसरा सेल। अगर आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो सबसे पहले किसके अंदर भरा जाएगा, सोचिए के सेल के अंदर, क्योंकि के सेल क्या है, ज़्यादा करीब है न्यूक्लियस के। उसके बाद एल सेल के अंदर भरा जाएगा, उसके बाद एम सेल के अंदर भरा जाएगा। कभी भी हमने ऐसे नहीं भरता हुआ देखा किसी को कि पहले वो इलेक्ट्रॉन यहाँ भरता हो, फिर उसके बाद वो यहाँ भरता हो, फिर उसके बाद यहाँ भरता हो। नहीं, हमेशा कैसे भरा जाएगा, अंदर से बाहर की तरफ भरा जाएगा।
अर्थात जो सेल ज़्यादा स्टेबल है पहले उसके अंदर इलेक्ट्रॉन दिया जाए कि जो इलेक्ट्रॉन हम बांट रहे हैं वो स्टेबल तो हो नहीं। तो के सेल हमारा यहाँ पर जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमने दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन के सेल के अंदर। एल सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया 8। बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि किस सेल की एनर्जी ज़्यादा है तो बाहर वाले सेल की एनर्जी ज़्यादा है, किस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है। कौन सा इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, यह इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं। अब किस प्रकार का बॉन्ड बनाएगा वो अलग बात है ना, उसको देखने का। तो लोअर एनर्जी सेल टू हायर एनर्जी सेल, पहले लोअर एनर्जी सेल से हायर एनर्जी सेल की तरफ बढ़ते, तो इलेक्ट्रॉन इज फील्ड फ्रॉम लोअर एनर्जी सेल टू हायर एनर्जी सेल नहीं। तो इसी को बाद में हम लोग N+L रूल पढ़ेंगे और उसमें समझेंगे और भी अच्छे से एडवांस तरीके से कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है इसको भरने का। नेक्स्ट रूल जो हमारे सामने आता है कि किसी सेल के अंदर आप कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय फार्मूला ना 2n²। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that filled in a cell is calculated by 2n²। इस फार्मूले से क्या करेंगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमारे सामने K सेल है, L सेल, M सेल है और N सेल है नहीं। इसके लिए N की वैल्यू कितनी हमारी 1 है, इसके लिए N की वैल्यू कितनी है 2, M के लिए N की वैल्यू कितनी है 3, मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ 2, और यहाँ पर N के लिए N की यहाँ पर कितनी वैल्यू है, यहाँ पर इस तरीके से 4 नहीं, K L M N और N की वैल्यू 1 2 3। और यहाँ पे N क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 एक नंबर है जो इस फॉर्मूले के अंदर है नहीं। देखिएगा अगर आप सभी को कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 × N की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा जाए 2 × 2 तो यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर। 2 × N कितना है 3, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 3 का स्क्वायर। और यहाँ पर 2 × 4 तो ये क्या लिख दिया 4 का स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट करें तो 2 × 1 तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो इसके अंदर 2 × 1 अर्थात 2 आ जाएगा ना। अर्थात अंदर वाले सेल की तरफ आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। छोटा कमरा तो रहेंगे भी लोग कम ही लोग नहीं, तो छोटा कमरा रहेंगे कम लोग अर्थात 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। अर्थात यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 ये आ जाएगा और 4 के 4 4 दूना 8, अर्थात थोड़ा सा कमरा बड़ा हुआ तो कितने लोग रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन अर्थात रहेंगे नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 तरीके 9 और 9 के 9 9 दूना 18, कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और यहाँ पर देखिए 4 चौको 16 और ये कितना आ जाएगा 32, तो ये कितने अर्थात 32, ये 2 8 18 32। अच्छा ये तब है जब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी नहीं है, तब पर्टिकुलर क्या होगा ऐसा होगा नहीं। इस तरीके से हम लोग फिलअप करेंगे। तो हमारे पास रूल फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन 2 रूल आए, एक इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड फ्रॉम लोअर एनर्जी सेल टू हायर एनर्जी सेल, और कितना भर सकते हैं मैक्सिमम नहीं, और वो हम लोग ये देखा कि कितना भर सकते हैं 2n² से। पहले सेल के अंदर 2 मैक्सिमम भर सकते हैं, दूसरे सेल के अंदर 8 नहीं, तीसरे सेल के अंदर 18 और चौथे सेल के अंदर क्या भर सकते हैं 32। इस तरीके से भरने का काम करेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट देखने का काम करते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट। तो देखिएगा बच्चों नेक्स्ट हमारा पार्ट है, हमने एक पॉइंट लिखा है कि हमारा जो एटम होता है वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अर्थात एक एटम अपने बाहरी तरीके से आप उस एटम को अगर देखें तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं प्रेजेंट होता है, जबकि आप जानते हैं कि एटम के अंदर प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है नहीं। फिर भी दोनों चार्ज होने की वजह से भी पूरे एटम के ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं आता। क्यों नहीं आता है उस चीज़ को समझते हैं, और चार्ज कैसे आता है इस चीज़ को समझते हैं, और चार्ज कितने प्रकार का होंगे कैसे आएंगे इस चीज़ को भी समझेंगे। अगर आप एक एटम ले लें, देखिएगा एक एटम ले लें, मैंने एक हाइपोथेटिकल चीज़ मान लिया, एक एटम जो कि ए रिप्रेजेंटेशन मान लिया नहीं, ए एटम मैंने मान लिया हाइपोथेटिकल एटम, कुछ होता नहीं है। अगर आप इसके ए एटम मान ले और हमने इस तरीके से मान लिया कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं और उतने ही प्रोटॉन हैं, अर्थात 5 इलेक्ट्रॉन हैं और 5 प्रोटॉन हैं। अर्थात अगर मैं इसका पेरेंट एटम मानूँ इसको, तो इसके 2 डॉटर एटम बन सकते हैं। कौन कौन से बन सकते हैं, या फिर तो ऐसा होगा कि एक के ऊपर इस तरह +1 का सिंबल लगा होगा नहीं, तो या फिर तो ऐसा होगा इसके ऊपर A-1 का सिंबल लगा होगा या +1 का सिंबल लगा होगा। तो A हमारा पेरेंट एटम है और इसी से निकला A+ और इसी से निकल सकता है A-। अभी हम समझेंगे कैसे आया A+ A- नहीं, लेकिन फिलहाल में अगर इस A पेरेंट एटम के ऊपर ना ही प्लस दिख रहा है इसकी तरह और ना ही माइनस दिख रहा है इसकी तरह,
इसका मतलब यह है कि ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखा एटम का, ये है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नहीं, अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इस नाते होता है क्योंकि जितने नंबर में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर में प्रोटॉन होते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 प्रोटॉन है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाए तो प्लस का 5 और माइनस का 5 नहीं, प्लस माइनस माइनस अर्थात पूरी तरीके से क्या आएगा, ये 0 आएगा। तो कोई चार्ज नहीं, भले ही उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 5 प्रोटॉन प्रेजेंट है, नहीं, लेकिन अगर वैल्यू दोनों की बराबर है, संख्या में दोनों सेम है, जितने प्लस उतने माइनस, तो ओवरऑल जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, अंदर ही अंदर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, या फिर बोले जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज। इस नाते एटम हमारा इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन क्या हो अगर आपका एटम चार्ज हो, तो इफ एटम इज चार्ज, अगर आपका एटम चार्ज होता है तो क्या होगा, हम एक कंडीशन ले लेते हैं, इफ एटम इज चार्ज, यहाँ पर लिखते हैं इफ एटम इज चार्ज। अगर आपका एटम चार्ज होगा तो 2 कंडीशन होगी। नहीं, एक कंडीशन तो ये होगी कि वो पॉजिटिव चार्ज हो और एक कंडीशन होगी कि वो नेगेटिव चार्ज हो। एक होगा हमारा पॉजिटिवली चार्ज एटम और एक होगा नेगेटिवली चार्ज एटम। अब देखिएगा कैसे हम लोग इसको समझाने का काम करते हैं। देखिए हमारे पास पर्टिकुलर ये एक एटम है, बिल्कुल इसी की तरह। इसके पास अगर मैं पूछूं कि तुम्हारे पास कितने प्रोटॉन, तो कहेगा हमारे पास 5 प्रोटॉन और 5 ही इलेक्ट्रॉन। तो इस नाते इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। लेकिन अगर भविष्य में कुछ ऐसा हो, क्या हो, भविष्य में कुछ ऐसा हो कि ये ए एटम था, नहीं ए एटम था, इसके पास 5 प्रोटॉन हैं, यहाँ पे लिखा मैंने, 5 ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लिखा मैंने। भविष्य में ऐसा हुआ कि इसके ऊपर पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन किसी ने इसका छीन लिया, एक इलेक्ट्रॉन किसी ने इसका छीन लिया। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन किसी ने इसका छीनेगा, देखिएगा क्या कंडीशन आएगी, प्रोटॉन तो अब भी क्या होंगे, इसके पास 5 ही प्रोटॉन होंगे, नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या, अब एक इलेक्ट्रॉन किसी ने ले लिया तो 5 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, अर्थात कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप करें तो प्रोटॉन 5 है तो प्लस का 5 लिखा है, और इलेक्ट्रॉन अगर 4 है तो माइनस का क्या लिखा, 4। बताइए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अर्थात वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और चिन्ह लगेगा, साइन लगेगा बड़े गिनती का, अर्थात इसमें 5 बड़ा है तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। इसका मतलब ए एटम अगर अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है, तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो देखिएगा किसी भी एटम के जो चार्ज होता है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ए एटम जब इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रहा है तब उसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज, एटम अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एटम के ऊपर आने वाला पॉजिटिव चार्ज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिया इस तरीके से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी को कभी ना कभी एक बड़ी भाषा में हम लोग क्या बोलने का काम करते हैं, कैटायन भी तो बोलते हैं। ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री में गरीब का नाम लिया जा रहा है, कैटायन, जो कहता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन छिन गया, नहीं, किसी ने ले लिया इसके इलेक्ट्रॉन को, अर्थात ये कैटायन नहीं। यहाँ पर देखिए निगेटिवली चार्ज एटम, इसको थोड़ा समझने का काम करते हैं। अच्छा, और भी बात मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ तो देखिएगा, अब पर्टिकुलर यहाँ पर प्रोटॉन भी था और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी था, और जो प्लस चार्ज आया वो प्रोटॉन के जाने की वजह से नहीं आया, वो इलेक्ट्रॉन के लॉस होने की वजह से हुआ, इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से हुआ। तो एटम के चार्ज होने में, चाहे वो प्लस चार्ज हो चाहे वो माइनस चार्ज हो, हाथ प्रोटॉन का नहीं होता, हाथ इलेक्ट्रॉन का होता है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। क्यों आ जाएगा, क्योंकि सोचिए 5 प्रोटॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे, किसी ने एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया तो 4 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन। तो क्या इंडिकेट करने लगता है, पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट करने लगता है। प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन अपनी ही जगह रहता है, जाने वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन। देखिएगा जाने वाला भी इलेक्ट्रॉन और आने वाला भी इलेक्ट्रॉन, अर्थात लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर पॉजिटिव चार्ज है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से निगेटिव चार्ज आना चाहिए, नहीं। अगर ए एटम ही है उसी तरीके से है, मैंने कहा कि ए एटम है, इसके पास 5 प्रोटॉन अब भी है और 5 इलेक्ट्रॉन अब भी हैं, अर्थात कोई चार्ज नहीं है। लेकिन भविष्य में कुछ ऐसा हो, क्या हो, भविष्य में कुछ ऐसा हो कि अब तो इसके पास 5 प्रोटॉन हैं,
लेकिन किसी ने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ज़बरदस्ती इसको दे दिया। यहाँ तो छीन लिया था, लेकिन हो सकता है छीना हुआ इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दिया, यहाँ पर दे दिया उसको। तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन की जगह कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें तो +5 और माइनस का 6, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, अर्थात वैल्यू अब भी क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। लेकिन प्लस माइनस माइनस और साइन किसका लगाएंगे? बड़ी गिनती का, +5 -6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। इसका मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी ने एटम के ऊपर क्या कर दिया हो? जोड़ दिया हो, तो उसके ऊपर A-1 आ जाएगा, अर्थात A के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा 1। नहीं तो इस तरीके से पर्टिकुलर पास में हम लोग बोल सकते हैं कि प्लस लगाया तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और माइनस लगाया तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। तो हम बोल सकते हैं कि एटम इज नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, और किसके वजह से? ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैंने लिखा ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। और इसी को हम लोग पर्टिकुलर भाषा में कहते हैं अमीर का, पर्टिकुलर केमिस्ट्री के अंदर अमीर वाला ये सेगमेंट है ना। जैसे कैटायन किसी ने छीन लिया गरीब, किसी को कहीं से मिल गया तो अमीर, अर्थात इसी को हम शब्द बोलते हैं एनायन। अर्थात ऐसा नज़र आता है कि अपने ऊपर ये पैसा लेके घूम रहा है, A-1 नहीं, और ये प्लस लेके कहता है पर्टिकुलर कि हमारा इलेक्ट्रॉन किसी ने छीन लिया, हमारा इलेक्ट्रॉन किसी ने छीन लिया। तो देखिएगा, मैं एक बात बोलूँ यहाँ पर और लिखूँ तो कहूँगा कि इफ एटम इज चार्ज, एटम के चार्ज होने के पीछे 2 रीजन है। एटम इज चार्ज ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, उतना ही। और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो पर्टिकुलर किसी ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्रोटॉन तो अपने ही जगह पर है, एक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो वहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज एटम को कैटायन बोलेंगे और नेगेटिवली चार्ज एटम को एनायन बोलने का काम करेंगे। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर ये सोडियम है, ये सोडियम है इस तरीके से, और सोडियम है, सोडियम ने क्या कर दिया? Na+ कर दिया। इसका मतलब बताइए, इसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा कि इलेक्ट्रॉन निकाला होगा? इलेक्ट्रॉन निकाला होगा। अब पूछा जाए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, तो जितना प्लस दिख रहा है उतने ही इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, अर्थात +1 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे ना। एटॉमिक नंबर 11 है, 2 8 1 करेंगे आप, इसका मतलब इसने बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? निकाल दिया। अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो इसके ऊपर क्या आ गया? +1 आ गया। इसी तरह जैसे मैं आपसे पूछूं मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, बताइए इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आप ध्यान रख लें, अर्थात एटॉमिक नंबर बाद में पढ़ेंगे हम कि एटॉमिक नंबर के बराबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होंगे, इसी नाते मैग्नीशियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना। लेकिन अगर कोई कहे कि भाई साहब ये देखिए मैग्नीशियम के ऊपर तो 2+ आ गया, अब बताइए कि इसके अंदर क्या घटित हुआ, तो आप कहेंगे कि देखिए मैग्नीशियम की 2+ आने का कारण है, प्लस चार्ज आने का कारण है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन किसी ने इसका छीन लिया होगा, तभी कितना आ रहा है इसके ऊपर? 2+ आ रहा है। अर्थात मैग्नीशियम से Mg2+ कब गया होगा? जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया होगा? माइनस किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा, तो मैग्नीशियम 2+ नहीं। जैसे देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, क्या मतलब है इसका? इसने इलेक्ट्रॉन निकाला होगा कि इलेक्ट्रॉन लिया होगा, अर्थात गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया होगा नहीं। इसी नाते ये एनायन के फॉर्म में प्रेजेंट है नहीं। तो इस तरीके से पर्टिकुलर हमारा कैसे प्लस होगा और कैसे माइनस होगा, ये हमने पर्टिकुलर देखने की कोशिश की। आप सिंपल सा सेगमेंट याद रखिएगा, कैटायन का फॉर्मेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है और एनायन का फॉर्मेशन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में सिंपली इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है घटती है, प्रोटॉन अपने ही जगह पर होता है। अगर प्रोटॉन के कंपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है तो एनायन और घट जाती है तो कैटायन। वही हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इस तरीके से देखने की कोशिश की। देखिएगा, तो देखिए बच्चों, ये पर्टिकुलर हम लोगों ने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। जो भी चीज़ें स्टार्ट होंगी, कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो आप आगे की तरफ पढ़ेंगे, सारे में यही इन्वॉल्व होता है। आगे भी जो आप चीज़ें पढ़ेंगे, चाहे पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल पढ़ने का काम करें, चाहे क्वांटम नंबर पढ़ने का काम करें, उसमें एटम की ही बात बताई जाएगी। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, यही सारी बात बताई जाएगी नहीं। तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट, इसको आप याद करिएगा, तैयार रखिएगा, जिसके थ्रू जब हम आगे की तरफ वीडियो में अंदर आए, लेक्चर ले और पढ़ें हम लोग, तो बातें क्या हैं आपको समझ में आए। चलिए, तो पर्टिकुलर अभी के लिए इतना ही, और आगे की तरफ थैंक यू। अगर आपने पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।